गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले माननीय अशोक बहादुर सर, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड इंडियंस, इनको मैं धन्यवाद करता हूं कि वो पेंशनर्स की ओर से उनकी व्यथा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखा है, माननीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है। आशा करते हैं, अभी तक तो किसी के भी लेटर का जवाब पंत प्रधान कार्यालय से आया नहीं है। तो आशा करते हैं कि पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक बहादुर सर जी ने जो लेटर लिखा है, तो कम से कम उस लेटर का पंत प्रधान कार्यालय से कोई जवाब आएगा, ये आशा करते हैं। और दूसरी चीज ये बात करना चाहता हूं मैं कि मैं भारत सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस जीडीपी के बारे में आप और विरोधी पक्ष जो आप राजनीति करते हो, जो जीडीपी को लेके, जीडीपी ये देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, चाहे जीडीपी हो या एनडीपी हो। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आज जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की केस हुई है, क्या जीडीपी में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर से? और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो ये अंडरटेकिंग के जो फैक्टर है, ना पब्लिक है ना प्राइवेट है, लेकिन जो बीच में अटक गए वाले जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनका जीडीपी में क्या योगदान है? क्या इनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं था जिसके चलते इन्हें कभी तनख्वाहें दी नहीं गई? इन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई, इसलिए इनको पेंशन नहीं बैठी और इस तरह से ये जीवन जी रहे हैं। उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, उनको तनख्वाह क्या मिली, उनको रिटायरमेंट को पीएफ क्या आया, वो किस पेंशन के सहारे कैसे जी रहे? क्या ये लोगों का जीडीपी में इन पीएसयू कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं था क्या? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जिस जीडीपी का निर्माण पूरा देश करता है, हमारे देश में, चाहे वो वस्तु निर्मित हो या सेवा प्रदान करने की बात हो, तो सर्विस हो या गुड्स हो, तो ये दोनों में भी क्या पीएसयू कर्मचारियों का, पीएसयू सेक्टर का कोई योगदान नहीं था क्या? मैं चाहता हूं कि माननीय रतन टाटा सर इसके बारे में जरा बात करें। जीडीपी और एनडीपी के बारे में अगर रतन टाटा सर जरा बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है बस हम उतना जानते हैं, लेकिन जीडीपी और एनडीपी के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब वो कह दे कि पीएसयू का कोई योगदान नहीं है देश के निर्मित में, देश के जीडीपी में, देश के एनडीपी में, वो कह दे कि पीएसयू सेक्टर का देश के जीडीपी के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, कि हम समझ जाएंगे कि हमको हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिले और हमें ऐसे ही मरना पड़ेगा। इस देश में गरीबों के लिए कोई भी न्याय प्रणाली ठीक से नहीं है और पता चल रहा है, किसानों का हो या मजदूरों का हो, क्या हाल हो रहे हैं देश के अंदर। इतनी बड़ी मेजॉरिटी सरकार रहने के बावजूद भी पेंशनरों को इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इससे तो साफ साबित हो रहा है कि सरकार कितनी ताकतवर बन चुकी है। अब उसको देश के जनता की गरज ही नहीं है। जनता जनार्दन कहने की अब जरूरत नहीं। अब जब इलेक्शन आएगा तब का तब देख लेंगे कि जनता जनार्दन कैसे बनाएंगे, जनता को वापस कैसे सर पे चढ़ाएंगे और इलेक्शन होने के बाद में जनता को कैसे लात मारा जाएगा। ये भारत सरकार के तरफ से सीखने की बात है दोस्तों। जिन पेंशनरों को ये भारतीय जनता पार्टी जब विरोधी पक्ष में थी, जिन पेंशनरों को इन्होंने प्रेरणा दी थी कि आप अपने न्याय के लिए लड़िए, हम आपके साथ है, और सत्ता में आने के बाद इन पेंशनरों को जिस तरह से लताड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे साफ साबित हो गया है कि पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं दोस्तों। देश के अच्छे दिन नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं। और सबका साथ सबका विकास में भारतीय जनता पार्टी ने खुद के नेताओं और खुद के कार्यकर्ताओं के लिए ये नारा दिया था। देश के लिए नारा नहीं दिया था सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने नारा दिया था नेताओं के लिए और उनके कार्यकर्ताओं के लिए। मोदी भक्तों को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी भक्तों को सतरंजा उठाने पड़ेंगे। खाली भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और उसके कार्यकर्ताओं को यहां पे कुछ होगा। तो सबका साथ सबका विकास पूरे देश को समझ में आ गया है।
कि किसका सबका साथ और किसका सबका विकास हो रहा है, किस किस का विकास हो रहा है, ये भी बात सबके सामने हो चुकी है। मैं माननीय रतन टाटा सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो पीएसयू सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर क्या हो गया है पता है क्या, कि हमको दिमाग में बिठाया गया कि हमने देश के निर्मित में काम ही नहीं किया है। पीएसयू सेक्टर ने देश के निर्मित में कोई काम नहीं किया है, इसीलिए पीएसयू सेक्टर को न्याय नहीं मिलना चाहिए। हमें ऐसा बताया गया, हम जब नौकरी करते थे तो हमें बताया गया कि आप अपने पेट पानी के लिए नौकरी कर रहे हो, आप देश के लिए नौकरी नहीं कर रहे हो। और फिर अलग अलग मुद्दे लेके, चाहे सरहद का मुद्दा रहने दो, चाहे पिक्चरों का मुद्दा रहने दो, चाहे वरिष्ठ नेताओं का मुद्दा रहने दो, चाहे स्कैम के मुद्दे रहने दो, ये आपस में लड़ते बैठे, ये अपने नाम रोशन करते बैठे। गरीबों के मुद्दों को इनके पास समय नहीं था, ये लोगों के पास समय ही नहीं था गरीबों के मुद्दों के लिए। गरीबों के मुद्दों के बारे में पिक्चर बनते, क्योंकि वहां पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवाना होता है। नायक पिक्चर में अनिल कपूर सर ने इतना बताया कि देश का सिस्टम भ्रष्ट है, देश का सरकार काम नहीं करती है, जनता के समस्याओं को किस तरह से ये करना चाहिए। पिक्चर होने के बाद में कोई भी उसका इम्पैक्ट ना मूवी इंडस्ट्री में दिखा, ना किसी अन्य इंडस्ट्री में देखने को मिला। दोस्तों, जीडीपी के बारे में और एनडीपी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सामने आएंगी, मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई इसके बारे में लिखे जरूर। पीएसयू सेक्टर के जितने भी पीएसयू सेक्टर के लोग हैं अभी जो नौकरी कर रहे, वो भी लिखना स्टार्ट कर दे। क्या हमारा पीएसयू सेक्टर का देश के जीडीपी निर्मित में, एनडीपी निर्मित में कोई योगदान नहीं था क्या? इसके चलते हमारे को ये सजा भोगनी पड़ी। ये जो 65 लाख पेंशनर जो सजा भोग रहे हैं, क्या ये पीएसयू सेक्टर ने देश के निर्मित में कोई योगदान है या नहीं? इन लोगों को ये देश का हाई कमान, चाहे ये वीआईपी लोग कहां देखते हैं, इस पीएसयू सेक्टर को कहां देखते हैं, इनके जिंदगी की मेहनत को कहां देखते हैं? 30 साल 35 साल को इनका देखने का नजरिया क्या है? सरकार का पीएसयू कर्मचारी के प्रति देखने का नजरिया क्या है? दोस्तों, क्या वो देश के लिए काम नहीं करता है क्या? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जीडीपी और एनडीपी का जो बेनिफिट, जो जीडीपी और एनडीपी होता है दोस्तों, जीडीपी जो बनता है इसमें मोस्टली योगदान प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का और पीएसयू सेक्टर का है। लेकिन इसका बेनिफिट किसको जाता है? पीएससी सेक्टर को जाता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, जो शासकीय अधिकारी होते हैं, जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, जीडीपी की मोटी रकम इन लोगों को मिलती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर, जो पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग होते हैं, इनके ऊपर जीडीपी का कितना खर्चा होता है, इनको महंगाई भत्ते कैसे दिए जाते हैं दोस्तों, ये भी सवाल यहाँ पे उपस्थित होता है। तो मैं माननीय रतन टाटा सर से, माननीय मुकेश अंबानी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पीएसयू सेक्टर के बारे में अपनी राय वहां पे रखे, और पीएसयू सेक्टर का देश के निर्मित में क्या योगदान रहा है, पिछले 70 सालों में पीएसयू सेक्टर ने क्या काम किया है, इस देश के निर्मित में पीएसयू सेक्टर ने क्या काम किया है। अगर ये बड़े बड़े उद्योगपति सामने आके अगर बात करेंगे दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर, मैं मेरे पिताजी पीएसयू सेक्टर में थे, इसलिए मैं सिर्फ पीएसयू सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर के भी बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे को जितना समझा है, जीडीपी का मोस्टली योगदान 60% अगर हम योगदान निकालेंगे तो ये प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर से आता है दोस्तों। चाहे गुड्स प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विस का हो, सर्विस की बात हो या प्रोडक्ट्स की बात हो, गुड्स की बात हो, यहां पे सबसे ज्यादा योगदान प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर का है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के भी कंपेयर में प्राइवेट और पीएसयू सेक्टर का योगदान ज्यादा है। और हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है। जो जीडीपी हमने निर्माण किया है, जिस जीडीपी के लिए, जो पिछले 70 साल का जीडीपी, आज जो मोदी जी कहते हैं आज हम 3 ट्रिलियन पे है, इस 3 ट्रिलियन में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बहुत बड़ा योगदान है। ये सरकारें हमारे साथ जो नाटक कर रही है, हमारे साथ जो छल कपट हो रहा है, इसका साफ पुरजोर विरोध होना चाहिए था दोस्तों, जो समय चलते नहीं हुआ, क्योंकि सरकारों ने कभी इन गरीब लोगों को बात करने का मौका तक नहीं दिया दोस्तों। आज
आज अभिव्यक्ति में हमें जो ये फेसबुक मिला है, जो ट्विटर मिला है, जो इंस्टाग्राम मिला है, अभी जाके कॉमन आदमी को बात करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। पहले तो सिर्फ नेता और अभिनेता ही बात करते थे, हमको बस स्वीकृत करना पड़ता था। जो नेता बोलेगा, जो अभिनेता बोलेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ता था। हमारे समस्याओं के लिए कोई मंच था ही नहीं। सरकारें हम बनाते थे, लेकिन सरकार हमारे लिए कभी काम करी ही नहीं दोस्तों। बुरा लगने दीजिए, कांग्रेस पार्टी रहने दीजिए या भारतीय जनता पार्टी रहने दीजिए, इनका कॉमन आदमी के समस्याओं के प्रति देखने का रवैया बहुत घटिया है। इनके नेता लोग, इनका कुछ नुकसान हो जाता है तो पूरे टीवी पे न्यूज आते, लेकिन गरीबों का 65 लाख पेंशनर्स के साथ जो शोषण हुआ है, ये न्यूज कभी टीवी चैनल पे आई नहीं दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े लोग चाहते ही नहीं है ये न्यूज आए, इन गरीबों को न्याय मिले बोल के। और भारत के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के पार्टी के द्वारा ये 65 लाख पेंशनरों को न्याय दिलाने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टी थी, विरोधी विपक्ष में थी, उस समय बहुत प्रयत्न किए गए थे। और सरकार में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकाउंट्स भरना स्टार्ट कर लिए दोस्तों। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम सरकार बनाते हैं, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। कहाँ फायदा हो रहा है? देश के जनता ने यह सवाल करना चाहिए कि जो सरकार हमने बनाई है, हमको कितना फायदा हो रहा है। दोस्तों, मैं सभी सेक्टर से कहना चाहता हूं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में अपने लघु उद्योग और मध्यम उद्योग चला रहे हैं वो लोग हो, चाहे अपने शॉप्स चला रहे हो, चाहे अपने ठेले चला रहे हो, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो सभी लोग जीडीपी की पढ़ाई करें। जीडीपी की पढ़ाई हर इंसान ने करना बेहद जरूरी है। जीडीपी की पढ़ाई जो लोग करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि सरकार हमारे साथ कितना न्याय कर रही है और हमारा योगदान क्या है। दोस्तों, आपको जब तक आपको अनलेस एंड अनटिल हमें हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री और इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, हमारा कंट्रीब्यूशन इस कंट्री में कितने परसेंट होता है और हमें उसका कितना रिटर्न बेनिफिट मिलता है दोस्तों, ये सवाल हम सब ने करना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। आपके ये एग्जिस्टेंस की बात है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है दोस्तों। आप लोगों ने ये सवाल करना चाहिए। ये जीडीपी का कंसेप्ट कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है, चाहे जीडीपी हो चाहे एनडीपी हो। मैं कल मैंने जो वीडियो देखा उसके अंदर मेरे को पता चला कि इसकी निर्मिति में प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर चला रहे, उनका योगदान बहुत बड़ा है दोस्तों जीडीपी में और एनडीपी में। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी योगदान बहुत बड़ा है, चाहे वो कपड़ा निर्मित हो, चाहे वो एसटी बस सेवा हो, चाहे वो एमएससीबी हो। तो ये जो सेवाएं हैं, ये सब सारी चीजें हैं, इसके अंदर ये सारा जीडीपी में काउंट होता है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में जो सेवा हमारे देश के लोगों के लिए ही दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट सरकार को मिल रहा है डायरेक्टली, देश के बाहर नहीं जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो देश के ही अंदर रह रहा है। और वो इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के लिए सेवा दे रहे हैं दोस्तों। जो वस्त्रोद्योग था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, हमारे देश ने जो कपड़ा बनाया हमारे देश के लोगों के लिए, और वो कपड़ा एक्सपोर्ट भी हुआ है दोस्तों। लेकिन सरकार ने किन रेट्स में बेचा है कपड़ा, और उसका जो जीडीपी आया है, सरकार ने, लोक प्रतिनिधियों ने, शासकीय अधिकारियों ने और शासकीय कर्मचारियों में उस जीडीपी का बेनिफिट हमेशा से जाता गया है। और उसका जो पूरा बचा हुआ जो कुछ बचता है, वो हम लोगों तक आता है दोस्तों। इसीलिए प्राइवेट कर्मचारी, जो भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती है। हालांकि वो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से वो ज्यादा मेहनत कर रहे, लेकिन उनको उतनी तनख्वाहें कभी नहीं मिलती, क्योंकि हम कभी जीडीपी की ओर देखते नहीं, कभी हम एनडीपी की ओर देखते नहीं दोस्तों। इसके चलते ये सारा नुकसान होता है। कई लोग देखते होंगे, आप देखिए कि कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट में काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ती है उनकी। लेकिन वही पब्लिक सेक्टर में कभी कभी काम भी नहीं रहा तो भी तनख्वाहें रहती है। और सातवां ये जो कमीशन होता है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, ये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, आपको नहीं मिलता है। इससे आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, आप बहुत पीछे हो।
जो पब्लिक सेक्टर के लोगों को मिलता है आप बहुत पीछे हो उसके। और पिछले 70 सालों से आपके अंदर जो गरीबी है, आपके अंदर जो पॉवर्टी आई है, आपका जो ब्लीडिंग हुआ है, जो शोषण हुआ है, इसका जिम्मेदार ये जीडीपी का कंसेप्ट है दोस्तों, ये एनडीपी का कंसेप्ट है। क्योंकि आपको आपको एक ही चीज, प्राइवेट में आपको एक ही चीज बताई है कि आपको अपना पेट भरने के लिए नौकरी करना है, लेकिन आपको किसी ने भी नहीं बताया कि आप जो काम कर रहे हो उससे देश का ग्रोथ हो रहा है, उससे कंट्री की ग्रोथ हो रही है, उससे कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। ये आपको कभी बताया नहीं। क्योंकि अगर ये बताते थे तो आप अपने राइट्स के लिए, आप अपने अपने ऊपर हो रहे इनजस्टिस के लिए, इम्बैलेंस के लिए आप वहां पे विरोध करते थे। और वो विरोध ना हो, आप खामोशी से नौकरी करें, आप ऐसे ही जिंदगी निकाले, ये लोग वो चाहते थे, सरकारें और ये शासकीय अधिकारी। इसी के चलते आपका नुकसान हुआ है दोस्तों। मेरे को बुरा लगता है। क्या देश के निर्मित में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई योगदान नहीं था क्या? सरकार ने कह देना चाहिए कि इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। अगर सरकार ये बात कह देती है तो फिर हम न्याय नहीं मांगेंगे। कोई गरज नहीं है न्याय मांगने की। हमने कोई देश को निर्मित ही नहीं किए। हमने देश के जीडीपी में, देश के जो आज जो देश का प्रोग्रेस है उसमें हमारा पिछले 30-35 साल का कोई योगदान नहीं था। हमारे पिताजी ने जो नौकरी की है उससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ठीक है, समझ जाएंगे हम, फिर हम कभी मांगेंगे भी नहीं। और ऐसे ही अभी तक 90% हम जीवन अन्याय के साथ गुजारे हैं, बचे हुए 10% भी अन्याय के साथ गुजार के अपना जीवन समाप्त करेंगे, कोई इशू नहीं। हमारे को सरकार के साथ लड़ने का क्या अधिकार है? सरकार कितना देश की प्रगति करती है, देश की तरक्की में सरकार का कितना योगदान होता है दोस्तों। देश के जीडीपी में लोक प्रतिनिधियों का कितना योगदान है दोस्तों। हमारे का क्या रहता है, कर्मचारियों का क्या रहता है? खुद के घर के लिए नौकरी करते, वो देश के लिए नौकरी नहीं करते, वो खुद के लिए नौकरी करते, खुद के पेट पानी के लिए नौकरी करते। और इनकम टैक्स, बड़े बड़े लोग इनकम टैक्स भरते, वो भी देश का ग्रोथ कर रहे। लेकिन गरीब आदमी कहां देश का ग्रोथ कर रहा है? जिस तरह से देश बंद रखा गया है, पिछले 5 महीने से कोरोना का ड्रामा करके देश बंद रखा गया है, किन लोगों को तकलीफ हो रही है आपको तो साफ पता है दोस्तों। कितना बड़ा नाटक किया गया सरकार के द्वारा, ये बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो नाटक किया गया, उन्हें अच्छा लग रहा है क्या? ये जो नाटक उन्होंने किया उन्हें अच्छा लगेगा? अपनी आत्मा को, अपने आत्मा से वो पूछे, अपने देश के साथ जो छल कपट वो लोग कर रहे हैं ये कब तक चलेगा? ये छल कपट उनकी आत्मा कब तक बर्दाश्त करेगी? हम बर्दाश्त कर लें। हम गरीब लोग हैं जो हमारे को टीवी पे न्यूज डालेंगे, सरकार जो गाइडलाइंस देंगी, हमारे को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगी, जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे ऊपर थोपा जाएगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेते और सरकार को ईमानदार समझ के हम खामोश बैठ जाते। सरकार देश के साथ छल कपट नहीं कर सकती है, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती है सरकार, लेकिन आम आदमी करता है। देश के साथ गद्दारी आम आदमी करता है। देश के निर्मित में भी उसका कोई योगदान नहीं रहता है और देश के बर्बादी में सबसे पहले वही सामने रहता है। सरकार कहां रहती है? सरकार तो देश के लिए काम करती है। लोक प्रतिनिधि देश के जीडीपी को बनाते हैं दोस्तों, इसीलिए उनको इतनी तनख्वाहें होती है, इतनी पेंशन मिलती है, इतना उनका नाम होता है दोस्तों। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जीडीपी की थोड़ी पढ़ाई करें। आप प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहे हो तो ये आपको करना बेहद जरूरी है। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो तो आपको करना जरूरी है कि आपका जीडीपी में योगदान कितना है हर किसी ने निकालना है, हर इंडस्ट्री ने निकालना है, हर एम्प्लॉय ने निकालना है दोस्तों। हम तो पेंशनर है, हम तो बोझ बन गए देश के सरकार के ऊपर, देश के खजाना के ऊपर हम लोग बोझ बन के बैठे। हमें तो अभी न्याय मांगने का भी अधिकार बचा नहीं है दोस्तों। तो कम से कम जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग तो भी अपना जीडीपी निकाले कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है देश के जीडीपी में, वो निकाले, वो लोग निकाले। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोगों ने, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, वो सब ने अपना जीडीपी निकालना है दोस्तों। हर एक इंसान जीडीपी में योगदान देता है दोस्तों, हर एक इंसान, एवरी पर्सन इज द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द नेशन। So we people have it's our responsibility to find out our contribution towards the GDP। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश के जीडीपी में हमारा क्या योगदान है, ये हर आदमी ने निकालना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आदमी हो।
आपने सबने निकालना है कि आपका योगदान क्या है देश के जीडीपी में, और आप देश के लिए काम कर रहे हो या खुद के घर के लिए काम कर रहे हो। जरा सरकार को जवाब देना दोस्तों, जरूर जवाब देना। हर आदमी देश को बनाता है दोस्तों, हर आदमी से देश बनता है। चाहे रास्ते पे का चाय वाला हो, चाहे पान टपरी वाला हो, चाहे वड़ा पाव बेचने वाला हो, चाहे किराना दुकानदार हो, चाहे कपड़े की दुकान वाला हो, चाहे कोई लघु उद्योग वाला हो, कोई मध्यम उद्योग वाला हो, कोई गृह उद्योग वाला हो, ये सब लोग मिलके देश बनाते हैं दोस्तों। तो देश के जीडीपी में इन सब लोगों का योगदान है। तो सरकारी कर्मचारी, सरकारी नेता, लोक प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, शासकीय कर्मचारी ये पूरा मलिदा क्यों खाए? देश के जीडीपी का मलिदा यही लोग क्यों खाए? ये मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों। आज तक पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने गलती की है, वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों, आप कंपेयर कर लीजिए, आपके पिताजी प्राइवेट में काम किए होंगे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम किए होंगे, वही पोस्ट जो इंसान प्राइवेट में काम किया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम किया है, वही पोस्ट सरकारी ऑफिस में देख लीजिए, वही पोस्ट। पैसों में कितना फर्क है दोस्तों? मेहनत तो दोनों की भी एक ही है, दोनों का समय कार्यकाल उतना ही है, डेजिग्नेशन दोनों का सेम है, समय दोनों ने उतना ही व्यतीत किया है, दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन में फर्क है दोस्तों। जो प्राइवेट सेक्टर का है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, उसका शासकीय कर्मचारी से ज्यादा योगदान है देश के जीडीपी में, ज्यादा योगदान है। ये कभी भी मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं, चाहे कोई भी शासकीय कर्मचारी सामने आके मेरे से बात करे, मैं तैयार हूं वो बात करने के लिए। जीडीपी में जो योगदान है वो प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, और उसके बाद में आता है आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो शासकीय कार्यालय होते हैं ना, वो तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन जीडीपी की मोटी रकम कहां जाती है पता है आपको? लोक प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, यहां पे मोटी रकम जीडीपी की जाती है, और बचा कुचा जो होता है फिर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट के पास आता है दोस्तों। ये क्यों हुआ है? ये कांग्रेस पार्टी की इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? क्यों नहीं बदला गया? पिछले 55-60 साल में ये चीज क्यों नहीं बदली गई? ये चीज बदलनी चाहिए थी। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है और किसे हक कम मिल रहा है? देश की निर्मित में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कंट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए आप। और फायदा किसको जा रहा है? तो शासकीय अधिकारी, शासकीय कर्मचारियों को उसका फायदा जा रहा है। जो जीडीपी आप लोग बना रहे हो, जो जीडीपी मेरे प्राइवेट सेक्टर के भाई, मेरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के भाई बनाए हैं, वो जीडीपी ये लोग खा जा रहे। महंगाई भत्ता खाली इनको मिलता है, आपको कौन सा महंगाई भत्ता मिलता है दोस्तों? और आपके महंगाई भत्ते में और इनके महंगाई भत्ते में कितना फर्क है दोस्तों? तनख्वाहें चेक कर लीजिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तनख्वाहें और पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस की तनख्वाहें चेक कर लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा दोस्तों। जितने भी लघु उद्योग, मध्यम उद्योग वाले लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपना जीडीपी निकाले, अपना कंट्रीब्यूशन। देश के जीडीपी में आपके बिजनेस का, आपके नौकरी का, आपके दुकान का कितना कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, प्लीज निकालिए आप। कोई लोग तो इनकम टैक्स भी भरते हैं, तो वो लोगों ने तो दोनों चीज निकालनी है। ये सही नहीं हो रहा है। देश में जो अभी तक माहौल है ये कहीं बदलना चाहिए दोस्तों। देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए। ये बहुत गलत चीज हुई है। 2 जनरेशन के साथ शोषण हुआ है ये पूरी तरह से। मैं इसका पूरी तरह से निषेध करता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी दल में थी, तब यही लोगों के, यही पेंशनरों की आवाज, ये भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को प्रेरणा देती थी कि आप लड़िए, आपके साथ अन्याय हुआ है, पेंशनर भाइयों आप लड़िए, आपको कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सरकार में है, हम आपके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही इन पेंशनरों के साथ पीठ पे खंजर मारा गया दोस्तों। ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों से इन लोगों को जो तकलीफ दी है,
ये बहुत ही निषेध करता हूं मैं इसका इसका जाहिर निषेध होता है। इन गरीब पेंशनरों के साथ जो छल कपट हुआ है इसका मैं जाहिर निषेध करता हूं। 65 लाख परिवारों को आप दोनों पार्टियों ने धोखा दिया है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आप दोनों दोषी हो, आप दोनों पार्टियां दोषी हो इसके लिए। आप लोगों को पैसों की कमी नहीं है। देश ने मैं तमाम लोक प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, देश ने ऐसी क्या कमी की है? देश की कितनी जनता गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, लेकिन आपको कभी सुख सुविधाओं में कभी कमी मिली है क्या? आपको कभी सुविधाओं में कभी कमी मिली है क्या? लोक प्रतिनिधियों, देश ने आपके साथ क्या नहीं किया, क्या नहीं दिया आपको? आपको ऐसी कौन सी फैसिलिटी नहीं दी देश ने? आप क्या कर रहे हो? लोक प्रतिनिधियों की तनख्वाहें देखिए, पेंशन देखिए, और इन गरीबों की पेंशन देखिए, इन्हें क्या पैसा मिलता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, और लोक प्रतिनिधियों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या ये सरकार कभी अपने गलतियां एक्सेप्ट करेंगी क्या? दोस्तों, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रिटायरमेंट को, उनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा उन्हें दिया ही नहीं गया, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ने नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी पूरा अपने पास डकार गई। पहले किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चलाते, जरा कांग्रेस पार्टी ने सामने आके बोलना चाहिए कि पीएसयू सेक्टर कैसे चलाते, जरा सुनना चाहता हूं मैं। 51% शेयर सरकार का है और 49% प्राइवेट है, तो 51% जिसका रहता है वो कर्मचारी बनता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय ये सरकार का एम्प्लॉय है, ये प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं बन सकता ये, क्योंकि 51% शेयर्स सरकार के हैं वहां पे। सरकार को अगर ये प्रोजेक्ट सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नहीं था तो सरकार ने 51% शेयर क्यों लिए? और आज भारतीय जनता पार्टी समस्त संस्थानों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? क्या रीजन है प्राइवेटाइजेशन करने का? भारतीय जनता पार्टी ने यह बात स्पष्ट करना चाहिए कि ये लोग प्राइवेटाइजेशन आप क्यों करना चाहते? क्या जनता को क्या येड़ा बना रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले वाले है साले, दोनों मिले वाले भोसड़ी के, दोनों ने मिलके खेल करे वाला है साला। एक जन करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करता है, दूसरा आता है उसको प्राइवेटाइजेशन करता है। अबे क्या जनता को क्या चूतिया समझ रहे हो क्या तुम? कितने सेक्टरों का ऐसा बर्बादी करोगे गरीबों की, जिसको खाने पीने के वांदे नहीं, जिनके कन पैसा है, कोई धर्म के नाम पे एक है, कोई पैसों के नाम पे एक है। क्या मतलब है यार? दिस इज नॉट पॉसिबल। मोदी जी, आपसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था ये। मैंने बहुत भरोसा किया था मोदी जी आपके ऊपर, मेरे को बहुत भरोसा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गलतियां आप नोटिस करोगे, उन गलतियों को आप करेक्ट करोगे, ये लगा रहा था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के गलतियां साइड में रख दिए, आप नए गलतियां कर रहे हो। बोले तो जो रस्तों के खड्डे बुझाने का काम आपको दिया था, वो खड्डे आपने वैसे ही छोड़ दिए, आप नए खड्डे बना रहे हो। उसी रास्ते पे नए खड्डे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो रास्ते पे खड्डे कांग्रेस के हैं वो बुझाने के लिए, वो खड्डे बुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था। बहुमत मिला था, बहुमत, इतनी सशक्त सरकार। दुनिया का सबसे पावरफुल नेता अपने देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। दुनिया के सबसे पावरफुल नेता अभी तक के इतिहास में भी नहीं हुए हैं। पिछले भारत आजाद होने के बाद में 47 साल में ऐसा सशक्त नेता इस देश को मिलने के बावजूद भी आज जो जनता को तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत निंदनीय बात है। मेरे को मोदी जी आपसे एक्सपेक्ट नहीं था। आप कांग्रेस के गलतियों को करेक्ट करना चाहते थे या अपने नए गलतियां बनाना चाहते थे? प्राइवेटाइजेशन का भारतीय जनता पार्टी ने मोटो सामने रखना है। उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंटरीज बनाइए, देश के जनता को अवेयर कीजिए कि आप प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाह रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का क्या आपको पता है? प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग, ये जो 65 लाख पेंशनर है, कैसी मौत मर रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे, मर मर के जीवन जी रहे हैं, और आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। आगे चल के कितना उसका विध्वंस हो जाएगा। ना ही आपने पब्लिक सेक्टर को ठीक से चलाया, ना ही आप प्राइवेटाइजेशन को आप ठीक से चलाना चाहते हो। बचे हुए लोगों को भी मार डालो आप। एक रास्ते पे 10 खड्डे थे, आप 20 कर रहे हो खड्डे। दिस
टोटली रॉन्ग थिंग है, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को ये मैं एक बात बोल रहा हूं, लांडगा आला रे आला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का लांडगा आला रे आला होने वाला है। जो कहानी थी ना वही होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। इतनी बड़ी सरकार, इतनी मेजॉरिटी सरकार जनता के समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती। अरे निवारण करना तो दूर की बात है, उनकी समस्या सुनना ही नहीं चाहते आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका तो रिचार्ज हो गया है, 5 साल तक आपको कोई सरकाने वाला नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक से चला नहीं पाई, आप प्राइवेटाइजेशन कौन सा अच्छे से चला लोगे? बैंकों का आप इतना छल कपट कैसे हो सकता है दोस्तों? इतने छल कपटी लोग, ये बड़े लोग इतने छल कपटी कैसे हो सकते हैं? दोस्तों इन पापियों ने क्या किया है मैं आपको एक बात बताता हूं। बैंकों के ब्याज दर तक घटा दिए इन कमीनों ने। इनको माननीय शब्द कैसे यूज करना? जो गरीब अपना बैंक में 5 लाख 10 लाख रुपए अपना रिटायरमेंट का पैसा बैंक में रख के एमआईएस पे अपना घर चला रहा है, क्योंकि ये कमीनों ने उनके साथ इतना बुरा हाल किया है। वो एमआईएस का भी इन्होंने ब्याज दर घटा दिया है दोस्तों। इतने कमीने लोग हैं। पैसा लेके भाग गया नीरव मोदी, पैसा लेके भाग गया मेहुल चोकसी, पैसा लेके भाग गया विजय माल्या, पैसा लेके भाग गया, और वो बैंक का जो डूबे है उसका नुकसान भरपाई इस देश के गरीब जनता से कर रहे हैं ये लोग। ब्याज दर घटा दिए दोस्तों। अरे कम से कम, अरे एमआईएस के पैसों को तो छोड़ो, लोगों ने जो एमआईएस किया है, फिक्स डिपॉजिट किए 5 लाख 10 लाख रुपए, जिनका घर चल रहा है उसके ऊपर, आप उसके भी दर घटा देते हो। इतने नीच कैसे हो सकते ये लोग? इतने नीच कैसे हो सकते? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नीच शब्द यूज किया है मैंने, नीच शब्द। अरे इनको कोई मान नहीं मिलना चाहिए, भड़वों को। इनको इतने नीच शब्द यूज करना पड़ता है। आत्मा जब दुखती है ना दोस्तों, पंत प्रधान भी नहीं दिखता है, मुख्यमंत्री भी नहीं दिखता है, कुछ नहीं है। इनको कोई मान नहीं मिलना चाहिए ऐसों को, जो देश के जनता के साथ छल कपट करते हैं, वो जो देश के मिट्टी के साथ छल कपट करते हैं। इनको गालियां देने के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में से निकलता है, दिमाग में से नहीं निकलता है दोस्तों। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपको जरूर जनता सर पे बिठाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसे कर्म करोगे, गरीब जनता को तकलीफ दोगे, तो याद रखना, आज नहीं तो कल देश की जनता का हर एक घर, आज मेरा घर जला है, कल किसी और का घर जलेगा, परसों किसी और का घर जलेगा। जब सब घर जलेंगे ना, तो ये सरकार गिर जाएगी। चाहे बहुमत की सरकार रहने दो, क्या तीन पहियों की सरकार रहने दो, सब सरकारें गिर जाएंगी। इन लोगों को कोई माफी नहीं है दोस्तों। साम दाम दंड भेद खाली सरकार के पास नहीं है, जनता के भी पास है। इंतजार है मेरे को इंतजार है, देश की जनता कब जागृत होती है और ये सरकारें कब गिरती है, इसका मेरे को इंतजार है। कोरोना का जो ड्रामा किया इन पापियों ने, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। एक गरीब देश को और परेशान करने के काम कर रहे। देश की गरीबी दूर करना दूर की बात है, गरीबों की समस्या सुनना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी जरा अपना 2013 तक का समय याद करे। भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो बहुत दूर की बात है, सरकार बनाने के लिए भी सीट नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी ये पेंशनरों को क्या करी पता है क्या? इन पेंशनरों को लेटर्स बना के दी कि आप सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार में है, कांग्रेस पार्टी आपकी पेंशन नहीं बढ़ा रही है, आप लोग इनके खिलाफ युद्ध छेड़ो। और उन गरीब पेंशनरों को वहां पे भावनात्मक इन्होंने संदेश दिए, उनको इंस्पायर किया, और उनके वोट लेके ये सरकार में आ गए। और सरकार में आने के बाद उन गरीब पेंशनरों के इन्होंने क्या किया है पता है? पिछले 6 साल से उन्हें येड़ा बना रहे ये लोग, उनके इमोशनलिज्म के साथ खिलवाड़ कर रहे ये लोग। ये कैसी भारतीय जनता पार्टी? नाम रखा है भारत की जनता पार्टी, लेकिन जनता गई भाड़ में, देश गया भाड़ में। खाली पार्टी विस्तारवादी। कहीं मध्य प्रदेश में सरकार गिराओ, खुद की सरकार बनाओ, कहीं राजस्थान में एमएलए खरीदी करो, खुद की सरकार बनाने की कोशिश करो, कर्नाटक में सरकार गिराओ, खुद की सरकार लाओ। दोस्तों आप कैसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी को कैसे भरोसा कर सकते हो? आपके लिए देश पहले है या भारतीय जनता पार्टी पहले? जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन समस्त लोगों से पूछ रहा हूं,
उन समस्त लोगों से मैं यही बात पूछ रहा हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया है, आपको तो भी लग रहा है क्या भारत की जनता को यह पार्टी पहले रखती है और फिर बाद में पार्टी है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैदराबाद गए हैं, वहां पे पार्टी के कार्यालय बना रहे। अभी कोरोना है, पूरा देश बंद रखा है, देश की जनता त्रस्त है, सरकारें मस्त है। इतना क्या है इनको सरकारें बनाने का? बिहार का इलेक्शन का प्रचार करने की क्या गरज है इनको? भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि प्रचार की तो गरज ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आज ही मेरे को आज ही मेरे को बिहार के एक बिहार के गरीब पेंशनर का फोन आया था दोस्तों। 1,000 रुपए पेंशन है उस आदमी को भी, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है उसी को पता है। 1,000 रुपए में पेंशन में गुजारा कर रहा है। उसने मेरे को एक बात बोली दोस्तों कि ये जो नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री है, ये आदमी उनको पिछले कई सालों से सता रहा है दोस्तों। ये ऐसे मुख्यमंत्रियों को क्या इनको समझ में आता है क्या? वो गरीब क्या पेंशन मांग रहा है? नीतीश कुमार की इनकम क्या है? नीतीश कुमार जी की इनकम क्या है दोस्तों, जरा निकाल के बताएंगे आप लोग। और गरीब पेंशनरों को ये आदमी सता रहा है, ये मुख्यमंत्री है कहते दोस्तों। कैसा मुख्यमंत्री है दोस्तों? कैसे माननीय शब्द यूज करूं मैं ऐसे लोगों को? मैं समस्त 65 लाख पेंशनर्स की ओर से, ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से भारत सरकार से नहीं कहूंगा, इलेक्शन कमीशन से, देश के इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिहार का इलेक्शन कैंसिल कर दे, बिहार के इलेक्शन के ऊपर बंदी ला ले और वहां पे राष्ट्रपति राजवट लागू कर दे। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज गरीबों की बातें सुन रही नहीं है, तो वहां पे इलेक्शन होना नहीं चाहिए। बिहार की कंडीशन पूरे दुनिया को पता है, भारत में बिहार कितना पिछड़ा है पूरे देशवासियों को पता है, और वहां पे ये सरकार उनका शोषण कर रही है, तो वहां पे इलेक्शन होना नहीं चाहिए दोस्तों। जाहिर निषेध होना चाहिए और राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए दोस्तों। वहां पे इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जमीनी हालत देखे, बिहार की जमीनी हालत देखे और बिहार का इलेक्शन कैंसिल करके वहां पे राष्ट्रपति राजवट लागू कर दे। और नीतीश कुमार सर से, माननीय नीतीश कुमार सर से मैं निवेदन करता हूं कि वो राजकीय संन्यास ले ले। उन्होंने देश को बहुत अच्छी सेवा दी है, वो राजकीय संन्यास ले ले। देश आपको कभी नहीं भूलेगा नीतीश कुमार सर, कभी नहीं भूलेगा देश की जनता आपको। आपने जो जीडीपी बढ़ाया है, आपने जो देश के जीडीपी में जो योगदान दिया है नीतीश कुमार सर, देश आपको कभी नहीं भूलेगा। आप राजकीय संन्यास ले लीजिए सर, आपने बहुत सेवा दी है, अब आपको रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया है सर। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।